मैम ये तो जैसे पैंडेमिक जैसा हो गया है ना, आजकल जिस भी लड़की को सुनो तो हर दूसरी लड़की को पीसीओडी हो रखा है। यस, अगर अगर 10 लड़कियां आ रही है मेरे क्लिनिक में, तो एटलीस्ट 3 या 4 को तो निकलेगा ही। इसका मेन कॉज क्या होता है, क्यों होता है आजकल की लड़कियों को ये? देखो, मेन पीसीओएस का रूट कॉज है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। तो फर्स्ट जो उसकी ट्रीटमेंट है वो भी चेंज ऑफ लाइफस्टाइल ही है। ठीक है। आई बेसिकली कोई भी फीमेल आती है तो मैं उसको यही एडवाइस करती हूँ कि पहले 1 घंटा वॉक करना स्टार्ट करो, ठीक है। घर पे बना हुआ खाना खाओ। ओके। क्योंकि अब तो चाय के साथ बिस्किट खाना वो लोग हेल्दी ही कहते हैं। ओके। तो जो चीज आपके घर पे नहीं बनी है वो चीज बाहर की ही कहलाएगी। लाइफस्टाइल और मेडिकेशन भी हेल्प करता है। दवा में बाहर से हार्मोन हम सप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके हम्म। पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट, इट्स लाइक अ बैंडेड सॉल्यूशन। अगर आपको परमानेंट जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज ही निकालना है, तो उसका रूट कॉज जो लाइफस्टाइल है वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सही बात है, पहले हमको लाइफस्टाइल पे ही फोकस करना चाहिए, उसके बाद और हमें ये कंसल्ट कर। लाइफस्टाइल आपको पीसीओएस डायग्नोस हुआ है उसके बाद नहीं फोकस करना है। दिस इज द हम्म। टाइम कि आप जो एडोलेसेंट हेल्थ है, मतलब 9 to 19 ईयर्स की जो एज है, तब से फोकस करना चालू करना है। मतलब आप बच्चों को जब से खाना देना ही चालू कर रहे हो तब से ही आप इतनी हेल्दी आदतें करो। एक फिजिकल एक्टिविटी या उसको गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए कि वो 18 साल का हो तो भी बाहर जाके चलो टेनिस खेलना है तो 1 घंटा खेल के आए। इंडिया में तो मैम ये लग्जरी है ना, फिटनेस लग्जरी है इंडिया में। यस, इट्स अ वेरी ऑप्शनल थिंग। हम्म। और जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने अक्सर देखा कि मैं अगर एक्सरसाइज की बातें करता हूँ ना, मैं तो लड़कियों की तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं बच्चे लड़कों को भी कहता हूँ ना कि आपको एक्सरसाइज फोकस करना चाहिए, और पहले तो उनके पेरेंट्स ही उनको रोक देते हैं। एग्जैक्टली। जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है ना, एक बबल होता है, पढ़ना है तो बस पढ़ना है, ये क्या कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो, क्या जिम जिम लगा रखा है, ये बस पढ़ो। पीरियड आते नहीं है या इरेगुलर होते हैं। सेकंड बोला बहुत पेन होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखी जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। हमने इतना ब्लीडिंग देखा है कि टीनेज गर्ल्स का हीमोग्लोबिन मतलब 12-13 होना चाहिए, उससे घट के 6 हो जाता है। उफ। नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये ज्यादा है, बिकॉज दे आर हम्म। फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम्म। तो अगर आपको हर 2-2 घंटे पे पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं या फिर आप हम्म। मेंस्ट्रुअल कप ले रहे हो वो बार बार भर रहा है, वो भी इतना ब्लीडिंग हो रहा है जिससे आपको वीकनेस डिजीनेस हो रही है और आप कुछ भी अपना काम नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ वही चीज करना है, देन ऑल्सो इट इज एबनॉर्मल एंड यू नीड टू कंसल्ट अ गायनेक एज सून एज पॉसिबल। ऐसी कोई एज होती है कि हमें कब गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक अपनी बच्चियों को एक बार विजिट करवाना चाहिए टू अंडरस्टैंड द बॉडी? मदर्स आर द बेस्ट टीचर्स टू देयर डॉटर्स। ओके। अब क्या प्रॉब्लम होने वाला है, क्या हो सकता है, हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, उसको वो चीज नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, जनरली द फर्स्ट पर्सन द डॉटर और द चाइल्ड गोज टू इज देयर मदर और देयर टीचर। तो एक कपल्स को कैसे प्लान करना चाहिए अपनी बेबी को, तो अपने उस फिगर को कैसे मेंटेन करें लड़कियां? फिर प्रेगनेंसी में इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ईटिंग फॉर टू। ईटिंग, अच्छा। मतलब अगर आप दो ज्यादा रोटी खाओ। खा रहे हो उसकी जगह 4 रोटी खाओ, ऐसा नहीं है। फिर प्रेगनेंसी के बाद भी यहाँ पे एक चलता है कि बहुत घी वाला खाना चाहिए, बहुत ये सब फैटी चीजें खानी चाहिए कि बीमार ना पड़े, ये है बच्चे का मदर का दूध अच्छा आएगा। तो वो चीजें जो है ना, जो आपके प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है उसको बढ़ाती है। नहीं, बॉडी भी तो प्रिपेयर करती है ना खुद को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, दैट्स व्हाई बॉडी वेट बढ़ता है। तो सबसे बड़ा फियर होता है लड़कियों के अंदर, जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उससे कैसे बच सकती है लड़कियां? फिटनेस एडवाइस आप दे दीजिए, क्योंकि आप भी फिटनेस में हैं, तो अब वुमेन्स को फिटनेस एडवाइस आप दे दीजिए। द ओनली एडवाइस आई गिव टू एवरी फीमेल इज टू बी फिट। ओके। आपको सिक्स पैक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है, बट डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डू अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। जो बड़ा मिथ रहता है ना लड़कियों के अंदर कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, सिर्फ कार्डियो पे फोकस करना चाहिए वेट लॉस के लिए या फिर टू मेंटेन दिया बॉडी। करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेरी बॉडी। इंपॉर्टेंट, लड़कियों के तो मसल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया ना, बैक पेन के लिए सबसे बड़ा कारण ही यस। यही होता है कि उनकी मसल्स वीक होती हैं, दैट्स व्हाई बैक पेन में प्रॉब्लम आने लगती है। यस। मैम बेस्ट एज क्या होती है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए? एज पर साइंस द बेस्ट एज टू प्लान प्रेगनेंसी इज इन योर। लेडीज या गर्ल्स हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकती हैं तो मेक श्योर कि उनकी नॉर्मल या वेजाइनल डिलीवरी हो जाए?
अगर आप चाहते हो कि आपके क्या नाम किसी भी प्रकार की सर्जरी से आपको ना गुजरना पड़े, तो आपको पहले से ही तो अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। Exactly. फिजिकली अपने आप को इतना केपेबल बनाना पड़ेगा कि आप Yes. है ना बिना डॉक्टर के कहीं भी आपके वजाइनल डिलीवरी हो सके। Yes, physically and mentally. लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि डॉक्टर्स जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए सिजेरियन बर्थ करवाते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है एज अ डॉक्टर? कुछ बैड डॉक्टर्स की वजह से तो लोगों के अंदर ऐसा माइंडसेट नहीं बन गया है कि जबरदस्ती पैसे के लिए लोग या ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े सी सेक्शन से बर्थ करवा देते हैं। अब हम लोग सबसे लास्ट एक सेक्शन में हम लोग चलते हैं, हाउ टू नॉट गेट प्रेग्नेंट। How to not get pregnant. That's a very nice topic. Condom is good if you use it in a proper technique and regularly. नंबर वन चॉइस क्या होनी चाहिए? Number one choice is something which will not fail. See, condoms do have a good amount of failure rate with it. अच्छा, तो अगर आप सपोज मानते हैं कि एक महीने में 10 टाइम्स कॉन्डम यूज करते हैं और एक बार भी प्रॉपर टेक्निक से अगर यूज नहीं हुआ या कुछ लीक हुआ या कुछ हुआ तो आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं उसमें। बट द बेनिफिट ऑफ कॉन्डम इज कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है जो सेक्स के साथ जो प्रेगनेंसी के अलावा भी जो दूसरे डिजीज आपको हो सकते हैं उससे बचाता है। वो बेनिफिट और कोई भी नहीं दे सकता। वो और कोई, क्योंकि स्किन कांटेक्ट आपको रोक दे रहा है ना। एग्जैक्टली, डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं होता। हेलो डॉक्टर पलक, हाउ आर यू? हेलो, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड। आपको देख के अपने शो पे तो और ऐसा फील हो रहा है। जब मैंने आपको पहली बार आपको इंस्टाग्राम पे देखा था तो काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। खास करके आपकी फिटनेस वीडियोस जो थी मुझे काफी अच्छी लगी। यस, आई एम इनटू फिटनेस। क्योंकि जो एक्चुअली जो डॉक्टर्स होते हैं ना एडवाइस देते हैं फिटनेस की, बट दे डोंट लुक लाइक दैट जनरली। आई फॉलो व्हाट आई प्रीच। ओके मैम, तो अब सबसे पहले हम लोग अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट होते कौन है। तो एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में बता दीजिए, देन गायनेकोलॉजिस्ट कौन होते हैं वो बता दीजिए। So, hello everyone, I am Dr. Palak Jariwala and I am a gynecologist. Gynecologist is the basic, उसमें 2 डिग्री आती है, एक obstetrics होता है और एक gynecology होता है। Obstetrics मतलब anything related to pregnancy and childbirth, and gynecology में गायनेक फिर डिलीवरी के बाद दूसरी एज के पेशेंट्स को जो भी तकलीफ होती है, लाइक PCOS होता है, ज्यादा मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, वो गायनेकोलॉजी में आता है। साथ ही में अभी जो नई फील्ड एकदम ब्लूमिंग है वो इनफर्टिलिटी की है, वो भी हमारी ब्रांच में आता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी हम लोग ही करते हैं, जो भी फीमेल रिलेटेड होता है वो सब हमारी ब्रांच में आता है। ओके, हम कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको, कितने सालों? I took admission in gynecology in 2016, so it's like 2025, so like 8-9 years, yes. ओके, गुड। तो आपके चाइल्ड बर्थ भी करवाते हो? आपको मैंने वीडियो में देखा था। That's my main job. ओके मैम, आज तक कितने आपने बर्थ करवाया? मेरे पिछले साल ही अराउंड आई थिंक 300 अराउंड बर्थ हुए in 2024. ओके ओके, ठीक है। तो मैम आपके पास नॉर्मली कौन से पेशेंट सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आते हैं? देखो, फर्स्ट मैं जो एरिया में प्रैक्टिस करती हूँ, द मेन थिंग व्हिच आई डील इट इज प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट दिखती है वो डिलेड इरेगुलर पीरियड्स, जिसको PCOS कहते हैं। ठीक है ठीक है। द थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दिखती है वो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, दैट इज इनफर्टिलिटी। सो दिस आर द मेन 3 प्रॉब्लम्स दैट आई सी इन माय डेली प्रैक्टिस। ओके ओके मैम, ये तो जैसे पैंडेमिक जैसा हो गया है ना, आजकल जिस भी लड़की को सुनो तो हर दूसरी लड़की को ये चीज PCOD हो रखा है। यस, अगर 10 लड़कियां आ रही है मेरे क्लिनिक में तो एटलीस्ट 3 या 4 को तो निकलेगा ही। इसका मेन कॉज क्या होता है, क्यों होता है आजकल की लड़कियों को ये? देखो, पहले के जमाने में जो फीमेल की लाइफस्टाइल थी, मतलब पानी भरने भी बाहर जाते थे, घर का काम भी खुद करते थे, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा थी। और अभी के जनरेशन में क्या हुआ है, स्टडी एकेडमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। तो जो टीनेज की गर्ल्स होती है वो एक तो घर पे बैठ के पढ़ती है, फ्री टाइम में सोशल मीडिया या जो भी ऑनलाइन जो वर्क होता है वो करते हैं, और फूड, जो जंक फूड की हैबिट है, मतलब 20-25 साल पहले आप देखें तो केचप, जैम,
ब्रेड, वो सब हमारे रूटीन डाइट में नहीं था। अब प्रोसेस्ड के फूड बच्चे काफी आप ज्यादा। देखिए, अब के टीनेजर्स देखे तो पिज्जा, बर्गर एंड एवरीथिंग, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार तो खाते हैं। तो पैकेट्स आते हैं, वेफर्स आती है, बिस्किट्स आती है, दे आर पार्ट ऑफ नॉर्मल डाइट। नाउ एवरीथिंग हैज अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ सॉल्ट, मैदा एंड अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो दैट इज क्रिएटिंग अ डिजास्टर इन योर बॉडी। हार्मोनल इरेगुलरिटीज हो रही है, उसके साथ ओबेसिटी हो रही है, हाइपर इंसुलिमिया हो रहा है, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और अल्टीमेटली आपको पीसीओएस पीसीओडी में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस जिस लड़की को भी पीसीओडी से वो सफर कर रही है, तो उसको आपको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, मेन पीसीओएस का रूट कॉज है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। तो फर्स्ट जो उसकी ट्रीटमेंट है वो भी चेंज ऑफ लाइफस्टाइल ही है। ठीक है। आई बेसिकली कोई भी फीमेल आती है तो मैं उसको यही एडवाइस करती हूँ कि पहले 1 घंटा वॉक करना स्टार्ट करो, ठीक है। घर पे बना हुआ खाना खाओ, ओके। क्योंकि अब तो चाय के साथ बिस्किट खाना वो लोग हेल्दी ही कहते हैं। ओके। तो जो चीज आपके घर पे नहीं बनी है वो चीज बाहर की ही कहलाएगी। तो तो हेल्दी डाइट फॉलो करना स्टार्ट करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, बस उतना धीरे धीरे जो फॉलो होता है उससे हार्मोनल बैलेंस होना स्टार्ट होता है, और लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, बट इट टेक्स टाइम। ओके ओके ओके। लाइफस्टाइल और मेडिकेशन भी हेल्प करता है विद लाइफस्टाइल? देखो देखो मेडिकेशन अभी आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो वो 20 डेज 21 डेज वाली जो पिल्स आती है, जो ओसी पिल्स कहते हैं, वो देते हैं। तो हाँ, आपके वो दवा के साथ, क्योंकि दवा में बाहर से हार्मोन हम सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट, इट्स लाइक अ बैंडेड सॉल्यूशन। अगर आपको परमानेंट जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज ही निकालना है, तो उसका रूट कॉज जो लाइफस्टाइल है वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हो, प्रॉपर स्लीप लेते हो, स्ट्रेस मैनेज करते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, और ये सब फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर ओवर टाइम। पीसीओएस के कॉज क्या क्या होते हैं मैम? जो लड़कियां कहती हैं कि मेरे एक तो बॉडी वेट गेन होने लग गया है, एक ये कहती हैं, और दूसरा कहती हैं कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ये उसी के कारण होता है? देखो, पीसीओडी इज अ वाइड रेंज। पहले ओके। पीसीओडी में होता क्या है कि मैंने जो बोला, हमारी जो ओवरीज होती है उसमें जो हर महीने 14 डे पे जो एग बनता है, वो एग ही प्रॉपर नहीं बनता, उसके जगह छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स पूरी ओवरी में बन जाते हैं। मतलब अगर आपका ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए आपको पीरियड्स ठीक से नहीं आते, तो वो पूरी साइकिल ऑल्टर हो गई। उसके साथ जो ओवरी की साइज थोड़ी बढ़ती है, उसके साथ बीच में जो कंटेंट होता है उसमें से एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं। अब एंड्रोजन क्या होता है? दे आर बेसिकली काइंड ऑफ मेल हॉर्मोन्स। तो मेल हॉर्मोन्स बढ़ने के कारण एक तो आपकी स्किन एकदम ऑयली हो जाती है, तो उसके साथ एक्ने का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, ऑयली स्किन और एक्ने के साथ ही आपको जो प्रॉब्लम होता है वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मतलब मेल स्टाइल हेयर ग्रोथ। जो लड़कियों को रूटीन जगह पे हेयर ग्रोथ नहीं होता है, उनको यहाँ पे होता है, चिन पे होता है, नेक पे होता है, एंड नॉट लॉट ऑफ प्लेसेस हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। हेयर फॉल और वो सब साइड इफेक्ट्स है, बट या दीज आर द मेन थिंग्स दैट हैपन इन योर बॉडी। ओके, सही बात है। पहले हमको लाइफस्टाइल पे ही फोकस करना चाहिए, एग्जैक्टली। उसके बाद और हमें ये कंसल्ट कर। लाइफस्टाइल आपको पीसीओएस डायग्नोस हुआ है उसके बाद नहीं फोकस करना है। दिस इज द टाइम कि आप जो एडोलेसेंट हेल्थ है, मतलब 9 to 19 इयर्स की जो एज है, तब से फोकस करना चालू करना है। मतलब आप बच्चों को जब से खाना देना ही चालू कर रहे हो, तब से ही आप इतनी हेल्दी आदतें करो। एक फिजिकल एक्टिविटी या उसको गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, या कुछ होना चाहिए कि वो 18 साल का हो तो भी बाहर जाके चलो टेनिस खेलना है तो 1 घंटा खेल के आए। इंडिया में तो मैम ये लग्जरी है ना, फिटनेस लग्जरी है इंडिया में। यस, इट्स अ वेरी ऑप्शनल थिंग। और जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने अक्सर देखा कि मैं अगर एक्सरसाइज की बातें करता हूँ ना, मैं तो लड़कियों की तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं बच्चे लड़कों को भी कहता हूँ ना कि आपको एक्सरसाइज फोकस करना चाहिए, और पहले तो उनके पेरेंट्स ही उनको रोक देते हैं। एग्जैक्टली। एकेडमिक्स का मतलब प्रेशर होता है, स्ट्रेस का प्रेशर होता है, स्लीप ठीक से नहीं होती है, और फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब मतलब जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है ना, एक बबल होता है, पढ़ना है तो बस पढ़ना है, ये क्या कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो, क्या जिम जिम लगा रखा है, ये बस पढ़ो, टीवी क्यों देख रहे हो, पढ़ो, मोबाइल क्यों देख रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस
पूरा बबल में उसमें रहते हैं, पढ़ाई वाले बबल में। पर पढ़ाई के साथ भी ये सब चीजें हो सकती है। देखो अब पढ़ाई के साथ क्या होता है, चलो आपने जितने भी 12 घंटे पढ़ना था, आप ब्रेक तो लोगे, पर आप ब्रेक में क्या करते हो? फिर वो लोग फ्री होके या तो टीवी देखेंगे या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखेंगे। दे वुड गो फॉर अ वॉक, जो बीच में 1 घंटा है। तब अगर आप वो वॉक पे जाते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, आपकी हार्ट की एक्सरसाइज भी थोड़ी हो जाती है, यू विल फील मोर फ्रेश। पर नहीं, दे विल डू इज सी समथिंग सिटिंग। सो ये इनएक्टिविटी हो रही है। पढ़ना बुरी बात नहीं। और मैम पीसीओएस के अलावा भी और कोई कॉमन चीजें होती हैं जो लड़कियां फेस करती हैं अपने टीनेज में या फिर टीनेज के बाद? देखो पीसीओएस के अलावा कॉमन फेस, एक ये जो आपने बात की ना, हम कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक मोस्ट उसमें कंप्लेन है डिलेड पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स की। ठीक ठीक। अब दूसरी चीज है जो लोगों को समझ नहीं आता, टीनेज गर्ल्स को समझ नहीं आता कि पीरियड के टाइम पे सबको पेन होता है। ठीक है, अब कितना पेन हो रहा है वो नॉर्मल है, एंड व्हेन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब आपको पीरियड में दुख रहा है तो सब गायनेक के पास तो नहीं चले जाएंगे। सो जो अमाउंट ऑफ पेन आपको हो रहा है, अगर वो पेन के साथ आप अपनी रूटीन एक्टिविटी है, मतलब आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, या जो भी वर्क करते हो, वो अगर आप कर सकते हो, देन इट इज ओके। पर आपको अगर इतना पेन हो रहा है कि आप बेड पे से खड़े ही नहीं हो पा रहे, आपकी रूटीन डे टू डे एक्टिविटी आप अगर नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स सम प्रॉब्लम, यू हैव टू कंसल्ट अ गायनेक। अगर ये रात में हो रहा है तो क्या वो पेन किलर्स ले सकती हैं जब वो हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जा रूटीन जो सकते? पेन किलर्स है वो ले सकते हैं। ओके। बीच में आई थिंक यू आर गोइंग ऑन अ टॉपिक के ये दवा की बहुत सारी साइड इफेक्ट है, ऐसा न्यूज में आया था। नहीं, वो तो अभी आएंगे उस पे आएंगे अभी। बट जो ठीक है। एक कारण होते हैं कि अब रात हो रही है तो अभी बहुत ज्यादा है, तो लड़कियां पेन किलर्स ही प्रेफर करती हैं कि बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। पेन किलर्स लेने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको महीने में 1 या 2 दिन ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है और आप 1 के 2 ले लोगे तो उसकी इतनी डायरेक्ट कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, अपनी डे टू डे एक्टिविटी आप नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू विजिट अ यस, गायनेक। यस। दूसरा, थर्ड जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, हमने बोला पीरियड आते नहीं है या इरेगुलर होते हैं। सेकंड बोला बहुत पेन होता है। थर्ड मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखी जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। हमने इतना ब्लीडिंग देखा है कि टीनेज गर्ल्स का हीमोग्लोबिन मतलब 12-13 होना चाहिए, उससे घट के 6 हो जाता है। नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये ज्यादा है, बिकॉज दे आर फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको हर 2-2 घंटे पे पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप ले रहे हो, वो बार बार भर रहा है, वो भी इतना ब्लीडिंग हो रहा है जिससे आपको वीकनेस, डिजीनेस हो रही है, और आप कुछ भी अपना काम नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ वही चीज करना है, देन ऑल्सो इट इज एबनॉर्मल एंड यू नीड टू कंसल्ट अ गायनेक एज सून एज पॉसिबल। ऐसी कोई एज होती है कि हमें कब गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक अपनी बच्चियों को एक बार विजिट करवाना चाहिए टू अंडरस्टैंड द बॉडी, बेसिक देखो, कंसल्टेंसी के लिए? सी एग्जैक्टली, मदर्स आर द बेस्ट टीचर्स टू देयर डॉटर्स। ओके। अब क्या प्रॉब्लम होने वाला है, क्या हो सकता है, हाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, उसको वो चीज नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, जनरली द फर्स्ट पर्सन द डॉटर और द चाइल्ड गोज टू इज देयर मदर और देयर टीचर। तो ये 2 जगह से एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर वहां से ही बहुत सारे मिथ्स और को गलत एजुकेशन मिलेगा, देन द चाइल्ड, द फीमेल विल नॉट बी प्रॉपरली एजुकेटेड। तो आई थिंक दीज आर द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज, क्योंकि अगर ये दोनों को पता चलेगा कि कहीं पे प्रॉब्लम है, तो दे कैन गो एंड टेक हर टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। आपकी जो एक्सपर्टीज है ना मैम, यस, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, उस पे हम लोग अब चलते हैं। श्योर। तो एक कपल्स को कैसे प्लान करना चाहिए अपने बेबी को? स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक चीज है जो इंडिया में अभी इतनी फॉलो नहीं होती है, दैट इज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मतलब चलो हस्बैंड एंड वाइफ प्लान कर रहे हो, तो एक बार डॉक्टर को मिलके आना चाहिए। तो बेसिक जो सारे रिपोर्ट्स होते हैं, जो एसटीडी की रिपोर्ट होते हैं, एचआईवी, एचबीएस, एजीवी, डीआरएल, जो रूटीन चेकअप्स होते हैं वो होते हैं, काफी बार नहीं भी होते हैं, पर द डॉक्टर विल गाइड यू कि आपको कैसे प्लान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक विटामिन, जो प्रीनेटल विटामिन की गोली होती है, मतलब फोलिक एसिड स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसकी डेफिशिएंसी फीमेल की बॉडी में हो तो बच्चे को डेवलपमेंटल जो होता है डिफेक्ट आती है।
तो बेसिकली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक टैबलेट स्टार्ट होती है। फिर हम बेसिक चीजें उनको समझाते हैं कि 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है तो पीरियड ट्रैक करो, अपना ओव्यूलेशन डे है उसके अराउंड यूज करो। अगर आपको और अच्छे से करना है तो ओव्यूलेशन की स्ट्रिप्स आती है वो यूज करो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा व्हेन यू आर ओव्यूलेटिंग। अब आप वो दोनों हस्बैंड वाइफ का जो एज है उसके हिसाब से हम बोलते हैं यू ट्राई फॉर 1 ईयर, और अगर एज ज्यादा है लाइक 33-35 ईयर्स देन वी से यू ट्राई फॉर 6 मंथ्स। अगर नहीं होता है देन टेक अवर हेल्प। तो इस हिसाब से थोड़ा गाइडेंस लो तो पता चलता है कि वेयर यू आर गोइंग। ओके ओके। आपने ये क्यों कहा कि कपल्स यहाँ आते नहीं है, गायनेक के पास नहीं जाते हैं, प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते, बस हो जाता है? नहीं देखो, इन इंडिया में जो कल्चर है ना उसके हाँ। हिसाब से आई टॉक वेरी कल्चरल थिंग्स, क्योंकि व्हाट आई फेस इन व्हाट आई सी इन द डे टू डे लाइफ। ओके। यहाँ पे जो सिस्टम होती है अभी तो चलो थोड़े लोग अवेयर हुए हैं। बाकी पहले ऐसा कहता था कि अगर प्रेगनेंसी रुकी है तो 3 महीने के बाद ही डॉक्टर को दिखाने जाओ। हाँ हाँ। अब ऐसा नहीं है, डे 1 से लोग अगर पॉजिटिव आ रहा है तो काफी लोग दिखाने आ रहे हैं, क्योंकि पहले इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते थे, अभी मिसकैरेजेस भी बहुत होते हैं, इसलिए दे वांट टू टेक द बेस्ट प्रिकॉशंस दे कैन। हम्म। फिर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है, मतलब अभी शादी हुई है, अब इफ दे आर नॉट डूइंग एनी फैमिली प्लानिंग तो प्रेगनेंसी तो रुकने ही वाली है, तो रुक जाएगी। ओके ओके। अगर जैसे फीमेल के अंदर एक बहुत बड़ा डर होता है अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो यस। उस जगह पे तो कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी इन अ गुड शेप आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उस जगह तो गायनेक के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो अपने उस फिगर को कैसे मेंटेन करें लड़की आफ्टर प्रेगनेंसी? फिगर मेंटेन की जो बात है, अगर आप प्रेगनेंसी के पहले फिजिकली एक्टिव हो, लाइक एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। तो वो चीज आप प्रेगनेंसी के बाद भी जाके बहुत इजीली जल्दी स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है। फिर प्रेगनेंसी में इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ईटिंग फॉर 2। ईटिंग, अच्छा। मतलब अगर आप दो ज्यादा रोटी खाओ। खा रहे हो उसकी जगह 4 रोटी खाओ, ऐसा नहीं है। ओके ओके। बॉडी को अप्रोक्स एक्स्ट्रा 300 to 400 कैलोरीज ही प्रेगनेंसी में पर डे चाहिए। वो तो बहुत कम चीजों से 300-400 कैलोरीज आपको मिल जाती है, तो ईटिंग फॉर 2 नहीं है। फिर प्रेगनेंसी के बाद भी यहाँ पे एक चलता है कि बहुत घी वाला खाना चाहिए, बहुत ये सब फैटी चीजें खानी चाहिए कि बीमार ना पड़े, ये है बच्चे का मदर का दूध अच्छा आएगा। तो वो चीजें जो है ना, जो आपके प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है उसको बढ़ाती है। अब आइडियल किसी भी कोई भी लड़की जो प्रेग्नेंट है उसके प्रेगनेंसी पहले का जो वेट है उससे 8 से 12 केजी तक बढ़ता है, मैक्सिमम चलो 15 केजी तक बढ़ता है, वो ठीक है। क्योंकि द मोमेंट डिलीवरी होगी आपके 24 आवर्स में 7 to 8 केजीज तो वैसे भी कम हो जाएंगे, डिपेंड्स आपने कितना गेन किया है। फिर जो बचता है वो भी 2 से 3 महीने में 1 या 2 केजी तो वापस कम हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट यू हैव गेन्ड, वो बाकी का जो एक्सेस बचेगा दैट यू विल हैव टू लूज। कि नहीं, बॉडी तो प्रिपेयर करती है ना खुद को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, दैट्स व्हाई बॉडी वेट बढ़ता है। सी, ये मैंने बोला प्रेगनेंसी में 8 to 12 केजी तो बढ़ता ही है सबको, और उतना बढ़ना ही चाहिए। ठीक है ठीक ठीक। क्योंकि वो बॉडी अपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करती है, जो यूट्रस होता है वो बड़ा होता है, फिर बच्चा ये आप गिनो अप्रोक्स 3 केजी का होता है, साथ में बाजू में प्लेजेंटा होता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बच्चे के आजू बाजू पानी होता है, वो सब चीजें वेट में गिनी ही जाती है। इसलिए डिलीवरी के बाद मैंने बोला 24 आवर्स में इतना केजी वेट तो चला ही जाता है आपका रातों रात, क्योंकि बच्चा बाहर आ गया, साथ में प्लेजेंटा बाहर आ गया, यूट्रस छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके। जो सबसे बड़ा फियर होता है लड़कियों के अंदर, जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उससे कैसे बच सकती है लड़कियां? देखो, स्ट्रेच मार्क्स इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपकी स्किन प्रेगनेंसी में खींच रही है, इट इज स्ट्रेचिंग बियॉन्ड इट्स लिमिट, क्योंकि आगे ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं है। तो आपको जो ऊपर स्ट्रेच मार्क्स देखते हैं उसके नीचे जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो फट रहे हैं बेसिकली, सो इट इज अ स्कार ऑन योर बॉडी दैट इज हैपनिंग। अब उससे बचने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं, किसी को ज्यादा आएंगे किसी को कम होंगे, डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स।
ओके। हाँ, उसके साथ पहले थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है और बीच में एकदम फाइन व्हाइट लाइन होती है। जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है वो डिलीवरी के महीने 2 महीने में खुद ही चला जाता है, और जो व्हाइट लाइंस है, जो एक्चुअल टेयर हुई है, जो एक्चुअल इंजरी हुई है, वो तो रहेगी। और एक बार आ जाती है वो कभी नहीं जाती, फेड अप ही बस होगा। फेड हो जाता है, यस। बट सेलिब्रिटीज के तो नहीं होता। किसने कहा? मतलब मोस्ट ऑफ द काफी सेलिब्रिटीज जो हम सारी लोग देखते हैं। सेलिब्रिटीज अभी तो फोटो डाल रही है, हाँ। हैप्पी टू शो माय स्कार्स। ओके ओके होते ही है, देखो मैंने बोला अगेन जेनेटिक मैटर। ओके। काफी मैंने हम 10 की डिलीवरी करते हो तो एक को एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं होता, हम्म। और एक का मतलब पूरा पेट काला हो गया होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक लेवल, आपका फाइबर्स टिश्यू कितना है, कितने लेवल पे टेयर हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो नहीं ही हो वैसा कोई, अब बाहर से ऑयल लगाओगे या कोई भी कंटेंट लगाओगे उससे कम हो जाएगा, नहीं होगा, वैसा नहीं है। हाँ, हम वो सारी चीजें यूज क्यों करते हैं? क्योंकि नरिशमेंट स्किन को ठीक से मिलता है, वो ड्राई नहीं रहती है, उसका हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा, तो यू विल नॉट फील इची, और जो डिस्कम्फर्ट होता है वो नहीं होगा उससे। बढ़िया बढ़िया। अब तो प्रेगनेंसी के बाद फिटनेस एडवाइस आप दे दीजिए, क्योंकि आप भी फिटनेस में हैं, तो अब वुमेन्स को फिटनेस एडवाइस आप दे दीजिए। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, हाँ, देखो कितना डिलीवरी के इम्पोर्टेंट बाद होता है ये, और कैसे फोकस कर सकती हैं वो अपने फिटनेस पे। मैं डिलीवरी के बाद नहीं, सी द ओनली एडवाइस आई गिव टू एवरी फीमेल इज टू बी फिट। ओके। आपको सिक्स पैक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है, बट डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डू अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अब मैंने देखा है कि जो फीमेल्स, जो एजुकेटेड फीमेल्स आती है, दोज हु वर एक्सरसाइजिंग बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब आप बैक की जो एक्सरसाइज करते हो उससे बैक के मसल आपके स्ट्रांग होते हैं। प्रेगनेंसी में आपका बम्प आगे बढ़ता है तो बैक के मसल उसको ठीक से होल्ड कर सकते हो, तो आपको बैक पेन की कंप्लेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी भी कम होती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच सी। अब जो फीमेल कांस्टेंट, आपने भी सुना होगा कि डिलीवरी के बाद बहुत कमर दुखती है, बहुत पैर दुखते हैं, बिकॉज देयर मसल्स वर नॉट रेडी, दे आर नॉट एज स्ट्रांग टू होल्ड दैट। सो बिफोर प्रेगनेंसी भी कुछ करो, डिलीवरी के बाद डेफिनेटली 2 महीने तक नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, कुछ भी नहीं करना है, टेक रेस्ट। आप बच्चे का वैसे भी ध्यान रख रहे हो, योर बॉडी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, बट उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा, साइज ओनली से पेशेंट्स के पहले वॉकिंग से स्टार्ट करो, फिर थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइजेज जिसमें हार्ट रेट बढ़ता है, एरोबिक्स, जुम्बाया, ऐसा कुछ आप करना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे 4-5 महीने के बाद आप वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक ठीक है। जो जनरली अब तो काफी ये मिथ हट गया है लड़कियों के अंदर, लेकिन पहले काफी मिथ था कि लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करो, नहीं। तो काफी सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं प्रेगनेंसी के 3rd-4th महीने में एक्सरसाइज में मैं क्या करूं। आई ओनली टेल देम वन थिंग, आप प्रेगनेंसी के पहले क्या एक्सरसाइज करते थे? इफ यू आर डूइंग वॉकिंग देन यू कंटिन्यू, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट। हम और उस समय रील्स में भी देखते हैं कि वो फॉरेन की जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है वो ऐसे भाग रही होती है या फिर जिम कर रही होती है, बट दे वर डूइंग दैट बिफोर प्रेगनेंसी आल्सो। उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। यस, दैट मैटर्स। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा था कि जो बड़ा मिथ रहता है ना लड़कियों के अंदर कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, सिर्फ कार्डियो पे फोकस करना चाहिए वेट लॉस के लिए या फिर टू मेंटेन दियर बॉडी। करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेरी बॉडी, इंपॉर्टेंट। इट मेक्स यू if it increases your muscle mass very, which is very important for females, और उसके साथ वो कैलोरी जो बर्न होती है वो 24 आवर्स तक एक्सटेंडेड टाइम पे वो बर्न देती है, रेदर देन जस्ट डूइंग कार्डियो फॉर 1 आवर और उसके बाद रिलैक्स। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस जर्नी और जस्ट टू मेंटेन योर फिटनेस। क्योंकि लड़कियों के तो मसल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया ना बैक पेन के लिए सबसे बड़ा कारण Yes. यही होता है कि उनकी मसल्स वीक होती हैं, दैट्स व्हाई बैक पेन में प्रॉब्लम आने लगती है। यस। बढ़िया। मैम, बेस्ट एज क्या होती है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए? As per science, the best age to plan pregnancy is in your early 20s, मतलब 20 to 25 years. Anything beyond that
can lead to more complications. The ideal age to plan pregnancy is early 20s to mid 20s. Anything beyond that leads to higher level and higher number of complications in the female. क्योंकि मैम बायोलॉजिकल एज तो वही है ना. Biological age वही है. और But right now we see in today's generation, so everyone starts planning after the age of 30. And that is the reason we see more number of complications in the pregnancies. गोल्डन एज तो गोल्डन टाइम तो निकल गया है ना. Yes. मैम सेकंड चाइल्ड का प्लान करना चाहिए. देखो आइडियली साइंस के हिसाब से बोले तो फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड में मिनिमम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए. बट व्हाट वी इग्नोर इज द पेरेंट्स should be physically ready, should be mentally ready and should be financially ready to take up the extra load. मतलब जो फर्स्ट बच्चे का काम है वो तो रहेगा ही, जो आपके जॉब का प्रेशर है वो तो रहेगा, आगे बढ़ भी सकता है, जो आप बेसिक चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसके बियॉन्ड एक और मेंबर ऐड होगा और उसके साथ ही और ड्यूटीज ऐड होगी. सो 3 years, but when both of you are ready is the most important thing to see here. बहुत सही बात है, क्योंकि यहाँ तो अनप्लान्ड ही सब हो जाता है. Yes, और फिर बाद में सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं. It becomes very chaotic. क्योंकि इंडिया में आप इसमें देखिए बताइएगा कैसा है. इंडिया में ना अच्छा बच्चा बनना सिखाया जाता है, लेकिन कभी अच्छा पेरेंट बनना नहीं सिखाया जाता. Exactly. Parenting is very complicated task. Wherever you are on duty 24/7, 365. और हर बार नए प्रॉब्लम्स आते हैं एंड यू हैव टू डील इट इंस्टेंटेनियसली. आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं ये चीज में रिएक्ट कैसे करूं. ना कोई सिखाने वाला है पेरेंटिंग और ना कोई सीखने के लिए रेडी है. एग्जैक्टली. मेरे बच्चे मुझे सिखाओगे तुम कैसे पालना है. एग्जैक्टली. अगर किसी को पूछने जाओ या किसी से आर्ग्यू करो, हमने भी बच्चे पाले हैं, वही जवाब मिलता है. हाँ वही समझाया नहीं जा सकता. यस. हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डॉक्टर अंजलि से ये पूछा था कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है या फिर सी सेक्शन वाली. तो जो लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि डॉक्टर्स जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए सिजेरियन बर्थ करवाते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है एज अ डॉक्टर? See, right now I will say there is nothing normal about normal delivery now. Okay. We call it vaginal delivery. जो कोर्स से होने वाली है वो कोर्स से होती है. पहले के जनरेशन में कैसा होता था कि फीमेल बहुत ज्यादा वॉक करती थी, बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में भी घर का काम करती थी, बहुत सारा वो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, तो उसको लेबर पेन स्टार्ट होता था, वो लोग रेडी करते थे. हाँ, और वो आते थे डिलीवरी करवाने और 4-5 घंटे में डिलीवरी हो जाती थी. अभी के जनरेशन को देखो तो वो जो लेवल का पेन है ना, उतना पेन ही किसी को स्टार्ट नहीं होता है. अगर मैक्सिमम आता है तो बहुत अर्ली लेबर में पेशेंट आता है और बहुत सारे मेडिकेशंस और सब कर करके लेबर प्रोग्रेस करता है. सो इट इज सेड नाउ कि नॉर्मल डिलीवरी का टर्म चेंज करके ही हमने उसको वजाइनल डिलीवरी नाम दे दिया है, क्योंकि उसके बारे में अभी कुछ नॉर्मल नहीं है. एंड व्हाई आर वी सेइंग कि अगर सी सेक्शन है वो एबनॉर्मल है, तो वी हैव चेंज द गाइडलाइन विद कॉलिंग इट वजाइनल डिलीवरी एंड दैट इज सिजेरियन डिलीवरी. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर वजाइनल डिलीवरी होती है वो डेफिनेटली बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपकी सर्जरी नहीं होती है, आपको स्टिचेस भी कम आते हैं, रिकवरी टाइम भी कम होता है, यू आर आउट एंड अबाउट वेरी क्विकली. बट सी सेक्शन में भी कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली नाउ द गोल इज कि कुछ भी इश्यू नहीं होना चाहिए. द मदर शुड बी फिट एंड फाइन, द बेबी शुड बी फिट एंड फाइन एंड एवरीवन शुड बी हैप्पी और सब ठीक से हो जाना चाहिए. बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट आर हैपनिंग टुडे, वो उसके साथ आप ऐसा ही करोगे कि हमें वजाइनल डिलीवरी करवानी है, ऐसा कोई अभी डिसीजन नहीं लेता है. तो अल्टीमेटली मतलब कैसे फिर लेडीज या गर्ल्स हैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकती हैं तो मेक श्योर कि उनकी नॉर्मल या वजाइनल डिलीवरी हो जाए? फर्स्ट आई वुड लाइक टू से इज द माइंडसेट. मेंटली आप क्या सोचते हो ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सपोज आई टेल यू राइट नाउ कि क्लोज योर आईज एंड डू नॉट इमेजिन अ पिंक एलिफेंट. You can only imagine a pink elephant. So what now people are doing is मुझे CS नहीं चाहिए,
मुझे सीएस अच्छा। नहीं करवाना है, मुझे सीएस नहीं करवाना है. व्हाट दे कीप ऑन स्टडिंग ऑन ऑनलाइन गूगल एंड एवरीथिंग. सीएस किस कारण से होता है, क्या क्या चीजें की प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इट कि आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे हो और अल्टीमेटली योर सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट्स इन दैट वे. द पीपल हु हैव वेरी सक्सेसफुली, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, दोज आर द पेशेंट्स जो आके बोलते हैं कि आई जस्ट वांट मी एंड माय बेबी टू बी फाइन. नॉर्मल हो जाती है, वी विल ट्राई, ठीक है, नहीं तो सी सेक्शन. सो दे आर फ्री मेंटली कि जो भी होता है वी विल फॉलो द कोर्स. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सीएस कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो ठीक है, हो जाएगी. दैट इज द आइडियल माइंडसेट अ फीमेल शुड हैव. अब किसी 20-21 इयर्स प्रेग्नेंट जो होती है, जो लेबर लास्ट मंथ चल रहा होता है, मैं पूछती हूँ आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए. नहीं, मुझे घर वालों ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी होती है. अच्छी होती है. So this is the things which people are following. Now she has no idea about the level of pain that can happen. ठीक है, how to cope up with that pain. There are lots of breathing techniques. There are a lot of things that you can do to ease yourself through the pain. They will never study that. That area is very unfocused right now. अभी काफी अच्छी हॉस्पिटल में भी वो क्लासेस चलते हैं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे है, अगर पेन आ रहा हो आप उसको कैसे कोप अप करोगे, हाउ टू मूव अहेड विद दैट. दैट इज द आइडियल वे यू शुड अप्रोच कि आई नो व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट माई बॉडी इज सपोज टू डू. इफ एवरीथिंग हैपेंस गुड, दैट्स फाइन. द मेजर प्रॉब्लम इज माइंडसेट, और जो कॉम्प्लिकेशन और जो चीजें आती है वो तो आती ही है, वो कोई नहीं रोक सकता. ठीक. नहीं, अब तो अब बेबी होने वाला है, तब वहां पे अब थोड़ी कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है कि नहीं. अब Exactly. वहां पे सी सेक्शन कराना है कि नॉर्मल कराना, वो तो आपकी कंडीशन के ऊपर ना, आपकी बॉडी तैयार है कि नहीं नॉर्मल के लिए, है ना. Exactly. किसी को कोई दिक्कत नहीं हो. अगर आप चाहते हो कि आपके क्या नाम किसी भी प्रकार की सर्जरी से आपको ना गुजरना पड़े, तो आपको पहले से ही तो अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा ना. Exactly. फिजिकली अपने आप को इतना केपेबल बनाना पड़ेगा कि आप, Yes. है ना, बिना डॉक्टर के कहीं भी आपके वजाना डिलीवरी हो सके. Yes, physically and mentally. You should know what you are going through, what your body is going through, और क्या stage and how to cope up with that. That is the most important thing right now. अगर बॉडी तैयार ही नहीं है तो जबरदस्ती बचा, हमें तो देखना है कि ना मम्मा को कुछ हो ना तो बेबी को कुछ हो, है ना. Yes. उस समय तो कुछ नहीं किया जा सकता. अगर आपको सच में चाहिए. अब कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमारी तो नॉर्मल ही करवाना, बिकॉज दे हैव हर्ड के नॉर्मल ही बेस्ट है, यही होना चाहिए. बट एट द टाइम जब उनको पेन हो रहा हो, दे आर नॉट एबल टू बेयर द पेन. कब होगा कब होगा कब होगा. नाउ दैट इज नॉट द आइडियल माइंडसेट दैट इज सपोज टू बी देयर टू बी गोइंग अहेड विद. मैम, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, इंटरनली एक सवाल आ रहा था कि कुछ बैड डॉक्टर्स की वजह से तो लोगों के अंदर ऐसा माइंडसेट नहीं बन गया है कि जबरदस्ती पैसे के लिए लोग या ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े सी सेक्शन से बर्थ करवा देते हैं. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बैड डॉक्टरों ने कुछ ऐसा, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं कि मतलब हम लोगों ने देखा है ना कि डॉक्टर मरे हुए पेशेंट को भी ले रहे हैं. ऐसे न्यूज में भी काफी आई थी, और सिर्फ पैसा रखने के लिए काफी दिनों तक उसको रखा. और अगर आप नेगेटिव स्कैम बाहर आया करते हो तो वो हर एक ब्रांच में सब जगह पे होने वाला है. वही मैं कह रहा था. वही. बट अगेन मैंने बोला, द पेशेंट का जो माइंडसेट है, पेशेंट की जो कंडीशन है, वो ज्यादा इस सब में डिपेंड करता है कि आपका आगे चल के क्या होता है. वही है. तो सब जो जितना भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं, प्रेजेंट तो हर जगह है कि गुड एंड बैड तो हर जगह मिलते हैं हमको. बट अब तो हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है. तो देखो, काफी सारे पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं जो सामने से आके बोलते हैं कि दे हैव स्टडीड एवरीथिंग, दे आर एजुकेटेड, दे विल कम एंड से कि आई डोंट थिंक आई कैन बेयर द पेन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी. आप डायरेक्ट ही प्लान करके हम सी सेक्शन करवा देते हैं. तो वी डोंट से कि सब पेशेंट भी ऐसे हो गए अब. See, that is the benefit. Then she studied everything कि ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, and she felt कि that is something I think I cannot do. So what they did, they went smiling into the OT and came smiling out, and the baby is fine, mother is fine, everyone is happy. But now imagine the same patient would have just followed कि normal delivery ही अच्छी है,
करके वो पेन स्टार्ट हुआ, शी वुड बी क्राइंग लाइक हेल, शी वुड बी शाउटिंग लाइक हेल, द रिलेटिव्स वुड बी वेरी स्ट्रेस्ड कि अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. So this is the condition that happens when you are not mentally prepared. सही बात है. ये पिछले पॉडकास्ट में डॉक्टर अंजलि ने भी यही कहा था कि आजकल लड़कियां इतनी कमजोर होती हैं कि वो रेडी ही नहीं होती हैं वजाइना डिलीवरी के लिए. नहीं, कमजोरी की बात नहीं है इसमें. सी व्हाट यू वांट यू शुड नो. हाँ. मुझे अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई कैन डू इट, और मैं एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़ रही हूँ. फिर चलो हो गई ठीक है, नहीं हुई तो आई एम ओके. मुझे लगता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी. आप पढ़ाई में एकेडमिक्स में भी ऐसा ही करते हो ना कि सबको डॉक्टर तो नहीं बनना है, नहीं. कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं कॉमर्स करके ये करके आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे यही करना है. तो दैट इज आल्सो अपॉन योर इंटरेस्ट. बढ़िया. ठीक है मैम, अब हम लोग सबसे लास्ट एक सेक्शन में हम लोग चलते हैं, हाउ टू नॉट गेट प्रेग्नेंट. हाउ टू नॉट गेट प्रेग्नेंट. दैट्स अ वेरी नाइस टॉपिक. तो मैम क्या क्या तरीके होते हैं बर्थ कंट्रोल्स के? हाँ, बर्थ कंट्रोल के सबसे फर्स्ट है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो कॉन्डम्स होता है. ठीक है. उसके बाद काफी सारी पिल्स आती है जो आपको 21 डेज लेनी होती है, रेगुलरली लेनी होती है, भूले बगैर. तो हार्मोनल पिल्स आती है. थर्ड होती है जो यूट्रस में हम डायरेक्ट डालते हैं, कॉपर टी. ओके. और फोर्थ होता है वो परमानेंट मेथड्स होती है, मतलब या तो मेल या फिर फीमेल का, फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब से वो डायरेक्ट सर्जिकली आप टाई कर दो, तो वो इरिवर्सिबल होता है, वो लाइफ टाइम के लिए शांति. और मेल में तो क्या दीज आर द मेल में ट्यूबेक्टमी होती है, जो उनके जो स्पर्म कैरी करते हैं वो वाली ट्यूब कट होती है. अच्छा, आपने जो पिल्स की जो बात की थी, तो पिल्स में भी दो टाइप्स आते हैं ना, एक जो 21 दिन के लिए खानी होती हैं और एक होती है इमरजेंसी पिल्स, जो कि काफी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वो पूरा अलग टॉपिक हो गया. अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब मार्केट में बहुत सारी अभी तो अवेलेबल है, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, ठीक है, और यू डेफिनेटली डू नॉट वांट प्रेगनेंसी, तो आप एज सून एज पॉसिबल, बट ये 72 आवर्स तक ये पिल वर्क करती है, वो एक बार पिल खाते हो तो उससे यू आर काइंड ऑफ इट हैज गुड सक्सेस रेट कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी. बट अगेन वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, उसका नाम ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है. वो आपने बहुत रेयर चीज में कभी खा ली, देन इट इज ओके. पर अगर आई हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स जो 2-3 महीने में हर महीने एक दो बार लेते हैं वो पिल्स, that will create a total mess of your hormones because that pill has a very high dose of hormone. तो अगर आप यूज करते हो उसको एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, देन इट इज फाइन. मैम, मैंने आपको जो रील दिखाई थी जिसमें हमारे 4 मिलियन समथिंग व्यूज आए हैं, तो उसमें डॉक्टर ज्योत्सिना ने कहा था कि पिल्स आर टोटली सेफ फॉर 21 डेज वाला जो पिल्स बताया था, कि पहले के जो पिल्स आते थे वो हो सकता है कि एक बार प्रॉब्लम करे, लेकिन अभी के जो पिल्स आ रहे हैं वो दे आर वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग these things. Yes, definitely they have a very good success rate. उनकी इतनी डायरेक्ट कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बॉडी में प्रॉपर डोज में हार्मोन प्रोवाइड होता है, यू जस्ट डोंट हैव टू फॉरगेट इट. और वो वर्क अच्छे से करती है और उसको डायरेक्ट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. Okay. हाँ, अगर आप वो चीज 5 साल 10 साल तक कंटिन्यूसली लोगे, देन इट इज सेड कि आप 2 साल लेते हो, देन यू हैव टू टेक अ 6 month ब्रेक. तो आप अगर प्रॉपर शेड्यूल से उसको फॉलो करते हो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. यही सेम बात डॉक्टर ज्योत्सिना ने बोली है, तो उनको इतना ज्यादा बैकलैश आया है मैम, इतनी सारी गालियां पड़ रही हैं, ये रिजर्वेशन वाली डॉक्टर है, इसको कुछ नहीं आता है, ये EW इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, इसको कुछ नहीं आता है, ये पिल बेचने के लिए आई है, पैसा कमाने आई है, डोंट गेट एजुकेशन फ्रॉम दिस रील. इतने नेगेटिव कमेंट्स आए मैम, वो रील मेरी पूरी वायरल चली गई है, तो इस बारे में मुझे जरूर बात करनी थी. क्या ही कह सकते हैं. सी जो मेडिकली जो चीजें सेफ है वो सेफ ही. अच्छा मैम, कुछ डॉक्टर्स ने भी कमेंट किया था कि दे आर नॉट सेफ, कि हम खुद भी डॉक्टर हैं, ये सेफ नहीं है, पिल्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, condoms are Again, okay. I'm saying for very condom is good if you use it in a proper technique and regularly. Number 1 choice क्या होनी चाहिए?
Number one choice is something which will not fail. See, condoms do have a good amount of failure rate with it. अच्छा। तो अगर आप सपोज मानते हैं कि एक महीने में 10 टाइम्स कॉन्डम यूज करते हैं और एक बार भी प्रॉपर टेक्निक से अगर यूज नहीं हुआ या कुछ लीक हुआ या कुछ हुआ तो आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं उसमें। बट द बेनिफिट ऑफ कॉन्डम इज कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है जो सेक्स के साथ जो प्रेगनेंसी के अलावा भी जो दूसरे डिजीज आपको हो सकते हैं उससे बचाता है। वो बेनिफिट और कोई भी नहीं दे सकता वो और कोई, क्योंकि स्किन कांटेक्ट आपको रोक दे रहा है ना। एग्जैक्टली डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं होता। मैम इंस्टाग्राम की ऑडियंस से परेशान हो गया मैम, रोज कम से कम 50 कमेंट्स आते हैं इसमें कि ये इनको कुछ नहीं आता है, यहाँ से एजुकेशन लीजिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर गायनोकोलॉजिस्ट से एजुकेशन ले तो फिर कौन बताएगा इसके बारे में। See, I am not promoting कि पिल्स ही सब लो। मेरा पेशेंट अगर मुझे आके पूछता है कि हमें अभी इतने साल तक बेबी नहीं चाहिए, क्या करो, द फर्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज कॉपर टी, क्योंकि उसकी डायरेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो एक बार यूट्रस में चला जाता है, आपको जब भी प्रेगनेंसी रखनी है आप इजीली रिमूव कर सकते हो, उसका फेलियर होने का भी कोई चांस नहीं है, उससे एक्सीडेंट्स भी ऐसे कुछ नहीं होंगे। और उसकी कोई डायरेक्ट बॉडी पे उसमें हार्मोन्स भी नहीं है तो कोई डायरेक्ट साइड इफेक्ट भी नहीं होती। क्या कॉस्ट करती है? कॉपर्टीज आर लाइक गवर्नमेंट में तो फ्री ऑफ कॉस्ट और प्राइवेट में अगर आप ब्रांडेड भी बाय करो तो 200 रुपीज सर। और रखने के अगर कोई चार्जेस 500 ले, 1000 ले, जो भी ले तो भी इट्स वेरी। और वो 3 साल की, 5 साल की और 10 साल की मिलती है। इसका कितने दिन तक ये काम करता है एक बार अगर रखवा लिया तो? 3 years, 5 years, 10 years। बट द बेस इज कि आपको जब भी प्रेगनेंसी रखनी है तब निकलवानी है, कितने भी साल की लगाई। अब 10 पेशेंट कॉपर्टी लगवाते हैं तो ऑलमोस्ट 9 पेशेंट को तो वो सेट हो जाती है। एक पेशेंट वो बार बार ब्लीडिंग और वैसी कंप्लेंट करता है तो उसको शायद निकलनी पड़ती है, बट द 9 आर वेरी हैप्पी विद इट। अब पिल्स का भी आप देखें तो जो सब ले रहे हैं उसको कोई एक पेशेंट ऐसा आएगा जिसको हेडेक, नोजिया, अच्छा नहीं लगता है, डिजीनेस है, वैसी कंप्लेन आती है तो दे ऑल्सो स्टॉप दैट। तो सब चीजों में has their benefits and has their disadvantages. So nothing is best. You have to find what is best for you. ठीक है। तो मैम जैसे एक नॉर्मल लड़की है, ठीक है, उसने हमारा पॉडकास्ट देखा, अब उसको पता चला कि इम्पोर्टेंस ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट है, विजिटिंग अ गायनोकोलॉजिस्ट। Yes. तो एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को एक लड़की कैसे पहचाने, क्योंकि नंबर्स तो बहुत हैं गायनोकोलॉजिस्ट के। Yes. अपने नियर बाई में एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को कैसे पहचाने? How to recognize? See, first of all है ना, एक चीज है, you should find yourself comfortable to talk with that person. भले सामने डॉक्टर बैठा हो। ठीक है। अब काफी सारे ऐसे मानते हैं कि अगर डॉक्टर की एज ज्यादा है तो वो ज्यादा सीनियर है। अब मैंने अभी जो जनरेशन देखी है, सी आई एम अ यंग डॉक्टर एंड आई सी द मोस्ट ऑफ द जो टीनेज के बाद जो पॉपुलेशन होता है, जो 20s अर्ली 20s होता है, दे प्रीफर अ यंग गायनेक, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम है आई फाइंड इट रिलेटेबल कि हाँ चलो मुझे समझ आ गया कि वो क्या कह रही है। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या, व्हाट यू आर सर्चिंग। अगर आपको एकदम सीनियर ही चाहिए, मे बी आपको कुछ बहुत बड़ी सर्जरी है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं से ठीक ही नहीं हो रहा है और आप वैसे ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो देन देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शन। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये बात है, ये प्रॉब्लम है, ये रिलेटेबल है, मुझे ऐसे बात करनी है, देन यू सर्च अकॉर्डिंगली। और एजुकेशन का कुछ देखना पड़ता है? एजुकेशन तो सेम ही होती है। हाँ, सबकी एजुकेशन गायनेक की सेम होती है। सी वी डू 11-12 साइंस, उसके बाद हमने 4.5 साल का एमबीबीएस किया होता है, फिर 1 ईयर इंटर्नशिप की होती है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देके 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट गायनेक में किया होता है, फिर 2-3 साल कहीं कहीं पे जॉब की होती है, देन अपना खोला होता है। ठीक ठीक। रिलेटेबिलिटी एंड एजुकेशन, अगर ये दोनों चीज देख लेंगे तो हमको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। अब हमारा पॉडकास्ट देख के आपसे कोई इम्प्रेस हो गई कोई लड़की और अपना करियर आपके जैसा अगर परस्यू करना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए? देखो, करियर इन गायनेकोलॉजी इज अ डिफिकल्ट चॉइस। ओके। बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर इमरजेंसी एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। कोई भी टाइम पे डिलीवरी रात को 2 बजे भी आ सकती है, आप कहीं शादी में खा रहे हो वहां पे भी आ सकती है, तो यू कैन नॉट से मैं शादी में गई हूँ
so your time is very flexible, हाँ and your family should be also supportive with your flexible timings. अब काफी सारी बार ऐसा होता है कि मेरे घर वाले और सब होते हैं, बच्चों के साथ खाने चले जाते हैं, दे नो कि वो आ जाएगी जब भी फ्री होगी। तो काफी बार मैं उठ के जल्दी निकल भी जाती हूँ बिकॉज आई हैव टू कम हियर। मोस्ट ऑफ द टाइम So अपनी if you पर्सनल are लाइफ को ready, बोलना पड़ता है। yes, so if you are ready to make that career choice with your personal life also, because it's a part of your lifestyle. इट्स अ Like सर्विस, exercise इट्स is, like diet is, gynec is a part of your lifestyle. आप हाँ कभी भी निकल के कभी भी आ सकते हो। इट्स अ सर्विस वाली थिंग है ना, ये सेवा वाली चीज है। Yes, पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, पैसा एंड रिस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट चीजें हैं इसमें। yes, मेन तो सर्विस है, सेवा है आपको। तभी तो कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का रूप होता है। that's an old notion now. फिर भी मैम काफी बड़ी बात होती है, जान बचाना तो सबसे बड़ी बात। तो कोई बच्ची अगर क्लास 9th में है तो उसको अपना करियर कैसे परस्यू करना चाहिए आगे? अगर 9th में है तो 10th में पहले तो अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। फिर 11th 12th साइंस में आगे बढ़ो, उसमें बायोलॉजी ब्रांच सिलेक्ट करके नीट यूजी की एग्जाम दो, उसमें टॉप करो, अच्छे मार्क्स लाओ, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में लाइक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लो, फिर पढ़ो। फिर देन यू हैव टू सी, आपको पहले बहुत लगता है कि गायनेक बनना है, ये बनना है, बट व्हेन यू गो इनटू एमबीबीएस आप सब ब्रांच से यूज्ड टू होते हो, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे। काफी सारी लड़कियों को स्किन पसंद आ जाता है फिर कि वाह 9 to 5 जॉब करो, अपने टाइम पे करो, ऐसे तैयार होके घूमो, सबकी ये ट्रीटमेंट करो, दैट्स गुड। तो फिर यू विल एक्चुअली नो व्हाट यू लाइक, तो फिर आप आगे उसमें बढ़ सकते हो। ओके, सबका जो ड्रीम कॉलेज होता है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली अगर वो ना मिले तो डज नॉट मैटर, एवरीवन कैन नॉट बी फर्स्ट। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस कर रहे हो तो दैट इज इक्वली गुड। हाँ, वहां पे पेशेंट लोड ज्यादा आता है, ये होता है, वो होता है, स्टूडेंट्स भी आपके ही कैलिबर वाले होते हैं, या जो जितनी अच्छी है दैट इज गुड, पर दूसरी में से भी करोगे तो आप आगे चल के बुरे डॉक्टर बनोगे, वैसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि एवरी मेडिकल कॉलेज एंड एवरी हॉस्पिटल दैट यू वर्क मेक्स यू गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग एज पर योर ब्रांच। अगर मैं अहमदाबाद से एक कॉलेज में से पढ़ी हुई हूँ तो हम जो 36 आवर्स की ड्यूटी करते थे उसमें जो नाइट शिफ्ट होती थी उसमें कभी बार पूरी रात में 20-20 25-25 डिलीवरी होती थी। तो दैट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग यू गो थ्रू। अब आपने एम्स में से वो किया है कि कहीं पे किया है, डिलीवरी का फॉर्मेट और सब तो सेम ही रहेगा। इट्स सेम विथ ऑल अदर ब्रांचेस। ऐसा नहीं है कि आप वहां से पढ़े हो कि कहाँ से पढ़े हो। जैसे मैम, जैसे हमारे इंडिया में फाइनेंशियली सब अनस्टेबल होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी घर की नहीं अच्छी होती है, तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि प्रिपरेशन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। नीट की प्रिपरेशन करने के लिए भी एक अच्छा कोचिंग जाने में भी उसमें पैसे लगते हैं, तो बहुत बच्चे इसकी वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, फिर नंबर नहीं आ पाते, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत बड़ा लूप है। इस पे कुछ आप कहना चाहोगे, इससे कैसे बच सकते हैं बच्चे? I cannot comment on that subject, क्योंकि हम जब पढ़े थे ना तब सिस्टम काफी अलग थी, नीट और सब नहीं था। हम गुजकेट स्टेट की एग्जाम होती थी, सब सिटीज की अलग एग्जाम होती थी, तो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट अभी क्या सिचुएशन एग्जैक्ट चल रही है। सुनो मैम, जैसे अभी कंसल्टेंसी आपसे कभी लेनी हो तो कैसे क्या कर सकते? ऑनलाइन देते हो कंसल्टेंसी? देखो, मैं तो यहाँ मेरी अभी कंसल्टेंसी स्टार्ट होगी 5:30 को। मैं तो इन पर्सन ही, मेरी खुद की हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे तो अपनी कंसल्टेंसी ऑनलाइन भी अभी मैं जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट करके अपने इंस्टाग्राम पेज से लिंक करने वाली हूँ कि लोग अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट ले सके। मैंने अपने फीमेल फ्रेंड्स को बताया था, तो उनके तो काफी जेन्युइन क्वेरीज हैं। तो जैसे मैं हम टियर 3 सिटीज में रहते हैं, तो उनको काफी डाउट होता है तो अपने आसपास जाने में, तो दे वांट अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट टू कंसल्ट विद। क्या मैं कनेक्ट करवा सकता हूं? अगर किसी को डायरेक्ट कंसल्ट अभी करना है तो जस्ट आस्क देम टू ड्रॉप अ डीएम एंड देन माय टीम विल गेट अहेड विद दैट। ओके, क्या कॉस्ट होगी ऑनलाइन का? 500 रुपीस। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। थैंक यू अपना टाइम वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फिर कब हम लोग मिल रहे हैं फिजिकली पॉडकास्ट करने के लिए? आप बहुत दूर हो तो क्या हुआ, आ जाऊंगा मैं।
आ जाओ, आप जब भी आते हो गुजरात में तो डेफिनेटली आ जाना, हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।